का और लोक भाषा का भी जो शब्द प्रचलित हैं उनको भी बखूबी इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं व्याख्या। अब इन रुबाइयों को हमने 5 भाग में बांट दिया है, तो ये वहां 5 काव्यांश में आपको देखने को मिलेगा। पहला काव्यांश है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो देखिए ये रुबाइयाँ बहुत आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल भाषा नहीं है। उर्दू अरबी होते हुए भी इसमें इतने आप कठिन नहीं है जो आप इसे पढ़कर समझ ना पाए, बहुत आसान है। जैसे यहाँ दिया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने बच्चे को वो क्या बोल रहे हैं, चांद का टुकड़ा, ठीक है। तो बच्चा कौन है, चांद का टुकड़ा। तो आंगन में लिए चांद टुकड़े को कड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी। अब उसे लिए और हाथ में ऐसे ऐसे जो है वो झुला रही है। रह रहे की हवा में लोका देती, यानी कि रह रहे के जो है कुछ देर रुकती है, फिर हवा में उछालती है, फिर उसे पकड़ती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर हवा में उछालती है, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब देखिए बच्चे को अगर इस तरीके से हवा में उछाला जाए ना तो वो बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है। तो समझ में आया एक माँ किस तरीके से आंगन में खड़े होकर अपने बच्चे को खिला रही है, इसका बहुत खूबसूरत वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। अब देखिए पूरी रुबाइयों की जो आपका संदर्भ रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, सबके प्रसंग अलग अलग होते रहेंगे। तो संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों शीर्षक से उद्धत है। तो ये आप किसी भी अगर रुबाई का होगा तो संदर्भ सेम ही रहेगा। फिर आते हैं प्रसंग में। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी ने इस रुबाई में एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। तो एक माँ किस तरीके से आंगन में बच्चे को लेकर खड़ी है, खिला रही है, इसका बहुत खूबसूरत वर्णन है। फिराक कहते हैं एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है तो कभी हवा में उछालकर हाथों में पुनः थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। शायर कहता है कि बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है, यानी कि पूरा वातावरण उसकी इस खिलखिलाहट से गूंजता है। अब काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। इस रुबाई में माँ के वात्सल्य और उसके बच्चे के प्रति सहज स्नेह की स्वाभाविक चित्रण है, यानी कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही है, कैसे कर रही है ये, और एकदम नेचुरल चीज़ है। हमेशा अक्सर देखिए एक माँ अपने बच्चे को इसी तरीके से खिलाती है। लोक भाषा एवं उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा एक नवीन भाव बोध को प्रस्तावित करती है। लोका देना इसी प्रकार के एक सशक्त प्रयोग है जिसमें पूरा लोक जीवन प्रतिबिंबित होता है। तो लोका देना जो है वो एक प्रादेशिक भाषा या लोक भाषा हम कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया है इन्होंने। काव्यांश में छंद उर्दू का प्रसिद्ध छंद रुबाई है। तो ध्यान रखिएगा जब हम उर्दू भाषा में कोई चीज लिखते हैं तो उनका, जैसे यहाँ पर हम लोग छंद चौपाई लिखते हैं, यहाँ पर रुबाई छंद है। वर्णन बिंब प्रधान है, जो सामने दिया गया है वो स्वतः दिखाई देता है। बच्चे को चांद का टुकड़ा, माँ की गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब है। खिलखिलाती हंसी श्रव्य बिंब का निर्माण करती है। जो अब बिंब का मतलब तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, बिंब यानी कि शब्दों के माध्यम से एक दृश्य बनाना। तो अगर हम चीज को सामने देख रहे हैं तो वो दृश्य बिंब है। जैसे खिलखिलाना, ये बात हमें कान से सुनाई देगी, इसलिए ये एक श्रव्य बिंब आता है। वात्सल्य रस प्राधान्य है। अगला काव्यांश है देखिए नंबर 2। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। अभी तो माँ क्या कर रही थी, बच्चे को आंगन में खड़े होकर खिला रही थी। अब बच्चे को वो नहलाती है। कैसे नहलाती है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से। अब वो अपने बच्चे को जो है निर्मल साफ स्वच्छ जल से नहलाती है। छलके छलके का मतलब क्या होता है, बच्चे को जब नहलाया जाता है तो एकदम से उसके ऊपर पानी पोर नहीं किया जाता। उसको क्या करते हैं, बच्चे को लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे करके उसको पानी करके नहलाते हैं। तो वो छलके छलके यानी कि ऐसे ऐसे बौछार करके साफ जल से नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, अब जब नहला लिया तो उसको तैयार कर रही है। तो क्या कर रही है, बच्चा अभी छोटा है तो उसके बाल थोड़े से बड़े हैं, मुंडन नहीं हुआ है, तो उसके जो बाल जो नहलाने से उलझ गए थे उस
उलझे हुए बालों में धीरे धीरे से कंघी कर रही है। अब धीरे धीरे से क्यों? तो कि बच्चे को लगे नहीं, बच्चा लगेगा तो बच्चा रोएगा, इस वजह से हल्के हल्के हाथों से उसके गेसुओं में कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। अब बच्चा क्या होता है, बच्चे को एक जगह बैठा दो कि नहीं हम तुम्हें कपड़े पहना रहे हैं, तो बच्चा भागने लगता है। तो अक्सर माएँ क्या करती हैं, अपने पैरों के बीच में घुटनों में उनको बच्चे को दबा लेती हैं और फिर उसको कपड़ा पहनाती है, ताकि उनको कपड़ा पहनाना आसान रहे, ताकि बच्चा भागे नहीं। तो क्या करती है माँ, घुटनों के बीच में अपने बच्चे को पकड़ती है और फिर उसे कपड़े पहनाती है। और जब माँ ऐसा कर रही है तो बच्चा बहुत ही प्यार से अपनी माँ के मुख को देख रहा है, क्योंकि जब कपड़े पहनाए जा रहे हैं तो माँ इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, कहीं कुछ लगे नहीं। तो बहुत ही आहिस्ते से प्यार से माँ उसको कपड़े पहनाती है और इस प्यार को बच्चा बहुत ही प्यार से देखता है। अब इसका प्रसंग देखिए क्या है। दूसरी रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने, उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ बच्चे के बीच मौजूद स्नेह का वर्णन है। अब ये सारी क्रियाकलाप कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करते हैं। शायर कहता है माँ अपने बच्चे के भीतर बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते यानी कि पारदर्शी जल को डालकर नहलाने के बाद उसके भीगे उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह अपने घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा अत्यंत आत्मीयता एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। माँ बच्चे के प्रेम का सहज चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ के मुंह को बच्चे द्वारा देखने में नहीं थे, कि माँ बच्चा किस प्यार से माँ की तरफ देख रहा है, कि बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त हो रहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, कवि ने लोक भाषा के प्रचलित शब्दों का विशेष अर्थ के साथ काव्यांश में रखा है। अब देखिए, जो लोक भाषा होती है उनके शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया। जैसे अभी इससे पहले वाली रुबाई में हमने देखा लोका देना, अब यहाँ पर उन्होंने जैसे दिया घुटनियों, कंघी, ये जन भाषा यानी सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। बोलते हैं ना हम लोग कंघी ले आओ बाल करना है, तो ये हम लोग जो नॉर्मल भाषा बोलते हैं वो उसकी तरह है। कवि ने उर्दू के रुबाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी तथा चौथी पंक्ति तुकांत होती है। तो रुबाई को हमेशा ध्यान रखना, पहली, चौथी, पहली, दूसरी और चौथी ये तुकांत में होती है, तीसरी तुकांत में नहीं होती। अब आप यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से, तो ये जो 4 पंक्तियां हैं इसमें पहली, दूसरी और तीसरी सब में देखिए ए की मात्रा है ना, जल से, करके, कपड़े, तो यहाँ पर ए की मात्रा ये तुकांत आ रही है, लेकिन तीसरी जो है वो ओ की मात्रा आ रही है। तीसरी जो पंक्ति है वो तुकांत में नहीं होती है। अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 पे। अब यहाँ पर देखिए बच्चे और माँ के बीच हो गया। अब तीसरे काव्यांश में उन्होंने दीपावली के पर्व के बारे में बताया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब क्या होता है, दीपावली का त्योहार आप सभी को पता है कि घर में बहुत साफ सफाई होती है, वाइट वॉश किया जाता है, तो उसी जो है पारंपरिक तरीके को यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। क्या कह रहे, दीपावली की शाम घर पुते और सजे। दीपावली को घर में वाइट वॉश हो जाता है, पुताई हो चुकी होती है और घर को बहुत ज़्यादा सजाते हैं हम लोग। देखिए दिए लगाते हैं, लाइटिंग होती है, रंगोली बनाई जाती है, फ्लावर डेकोरेशन किया जाता है, बहुत होता है, तो सब लोग अपने घर को सजाते हैं। तो दीपावली की शाम है, घर पुते हुए हैं और सजे हुए हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। अब क्या है, चीनी के खिलौने, याद है ना, चीनी मिट्टी के खिलौने और लावा, ये हम लोग के यहाँ प्रसाद में चढ़ता है दीपावली के दौरान। तो ये चीज़ है, चीनी के खिलौने हैं और जगमगाते, वो छोटे छोटे से लावे होते हैं जो बनाए जाते हैं, वो है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, यानी कि घर की जो स्त्री है, अब वो उसने घर को सजा दिया, घर साफ सुथरा हो गया, वो खुद भी खूब सज कर आई है, ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। रूपवती यानी कि सुंदर है, उसके मुखड़े पर एक बहुत ही नर्म सी दमक है, यानी कि उसका जो चेहरा है वो चमक रहा है। क्यों चमक रहा है, क्योंकि त्योहार की खुशी है, घर में सब खुश हैं, इन सब की वजह से एक खुशी चारों तरफ विद्यमान है और वही खुशी की संतुष्टि उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब घर की जो स्त्री है वो पूरे घर में तो दिए जलाती है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार घर में जो है वो एक छोटा सा घरौंदा बनाया जाता है,
उसमें भी दिए लगाए जाते हैं। तो वो क्या किया, बच्चे अक्सर इस घरौंदे को बनाते हैं। यही हुआ कि वहां पर भी, इनके घर में भी जो बच्चे थे उन्होंने उस घरौंदे को बनाया और उसमें दिए लगाने का काम जो है वो घर की स्त्री कर रही है। प्रसंग देखिए, इस रुबाई में फिराक दीपावली के त्योहार का वर्णन करते हुए दीपावली के प्रकाश पर्व के दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदों में दिए जलाकर तथा बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर मनाते हुए दिखाया गया है। व्याख्या क्या है, फिराक कहते हैं दीपावली की शाम है जब सभी ही घर साफ चूने से पुते और सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ अब जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है, अपने बच्चे के घरौंदे में दिया जला रही है। वस्तुतः यहाँ दीपावली के त्योहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य एवं मिठाई खिलौने व दियों के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण के चित्रण के माध्यम से शायर ने लोक जीवन में त्योहारिक महत्व एवं उनको मनाने की रीति का भी चित्रण किया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो त्योहार लोग मनाते हैं, जो उनके अंदर उल्लास रहता है और साथ ही इसके मनाने के जो एक पारंपरिक तरीके हैं, उसकी एक झलक हमको दी है। काव्य सौंदर्य, काव्यांश में दीपावली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंग से पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलना, ये सभी दीपावली में पारंपरिक एवं लोक जीवन के उल्लास को पाठक के सम्मुख दृश्य की भांति उपस्थित कर देते हैं। यहाँ माँ को रूपवती एवं मुखड़े पर लिए नर्म दमक कहने में शायर स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप में प्रकट करके सौंदर्य में अप्रत्याशित एवं अनुपम वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पर एक स्त्री के सौंदर्य का भी वर्णन हुआ और दिए जलाने से वात्सल्य प्रेम का भी प्रदर्शन हुआ है। रुबाई में दृश्य बिंब की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य बिंब, रंगे पुते घर, सजे घर, नर्म दमक, दिए जलाना, ये सभी कहीं ना कहीं एक दृश्य ही सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रंग रोगन किए घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरे पर कोमलता की मधुर आभा, घरौंदे में दिए जलाना आदि, ये सभी दृश्य बिंब को ही दर्शाता है। भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित है। पूरी रुबाई में एक ही मात्रा के प्रयोग से तुक एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है। एक ही मात्रा है ना, तो चलिए देखिए कहाँ पर है। देखिए सजे, लावे, ये सारी दिखा रही है, जगमगात, यहाँ ते, खिलौने, तो यहाँ पर आपको क्या है, एक ही मात्रा स्वतः ही दिखाई दे रही है। काव्यांश संख्या 4 है। आंगन में ठुकर रहा जिद्द आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, बालक तो हुई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब फिर यहाँ पर माँ और बेटे के बीच, बच्चे के बीच एक बहुत ही अच्छा वात्सल्य रस प्रस्तुत किया है शायर ने। क्या कह रहे हैं, आंगन में ठुरक रहा है जिद्द आया। अब जिस आंगन में माँ उस बच्चे को प्यार कर रही थी, उसी आंगन में जो है एक बच्चे ने जिद कर रखी है और वो ठुनक रहा है, यानी कि पूरी तरीके से रो भी नहीं रहा है, ठुन ठुन जो है वो कर रहा है। अब किस चीज की उसने जिद करी है, बालक तो हुई चांद पर ललचाया। अब बच्चा क्या है, वो चांद पर ललचा गया है। अब उसे वो चांद जो है वो खिलौने के रूप में चाहिए। वो क्या कह रहा है कि नहीं, मेरे को वो चांद जो दिख रहा है वो मुझे खेलने के लिए चाहिए, अर्थात खिलौने के रूप में उसे चाहिए। वो इस चीज की जिद कर रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही माँ, अब भाई चांद तो उतार कर ला नहीं सकती, बच्चा समझ नहीं रहा है क्योंकि वो उसको जिद है कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए। तो माँ ने इसके बीच का रास्ता निकाला। वो एक आईना या दर्पण लेकर आई और उसमें चांद को दिखाया। कहते ये देखो चांद, देख आईने में चांद उतर आया है। अब बच्चे को वो आईने में दिखा रही है, जो तुम्हें चांद चाहिए था वो देखो यहाँ पर उतर आया है, आईने में आ गया है। तो इस तरीके से माँ जो है वो बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही है। इस रुबाई में शायर बच्चे के बाल स्वरूप जिद का वर्णन करते हुए माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण करता है। क्या कह रहा है, शायर कहता है कि बालक आंगन में पैर पटकते हुए यानी ठुनकारी भरते हुए इधर उधर चल रहा है। वह आंगन में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है, क्योंकि उसको वो चाहिए, और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है कि उसे वो चांद खेलने के लिए चाहिए। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे आईना थमाकर उसमें चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद आईने में उतर आया है।
वास्तव में छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो जल्दी मानते नहीं है। हाँ, बच्चों को अगर कोई जिद आ जाए तो वो जल्दी मानते नहीं है। ऐसे में जब तक उनकी इच्छित वस्तु उन्हें मिल ना जाए, यानी कि जो चीज वो चाह रहे हैं जब तक उन्हें मिल नहीं जाती, वो इसी तरीके से ठुनकते रहते हैं, वे शांत नहीं होते। इस वर्णन के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास का कवितावली में वर्णित बाल छवि वर्णन देखने योग्य है, जिसमें राम को चांद के लिए हट करते हुए चित्रित किया गया है। तो रामचरितमानस में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है कि राम जी भी एक बार इसको देखकर इसी तरीके से ललचाए थे, और तब माता कौशल्या ने इसी तरीके आईने में उन्हें चांद दिखाकर बहलाया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू सरिस मांगत अरि करे, सूर ने भी मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कहा है। इस प्रकार ये वर्णन बाल सौंदर्य वर्णन की सुदीर्घ काव्य परंपरा से भी जुड़ा है। चलिए आगे आते हैं। अब इसका जो काव्य सौंदर्य, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या होगा। सार्थक शब्दों एवं वर्णों का प्रयोग करने से उच्चारण में कोमलता आ गई है। ठुनक, जिद्याया आदि शब्द पूरी तरीके से सार्थक भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है, यानी कि पूरी तरीके से अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। चित्रात्मक शैली के साथ बच्चे की गतिविधियों का स्वाभाविक वर्णन किया गया कि बच्चा किस तरीके से ठुनक रहा है, पैर पटक रहा है, इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। स्वाभाविक अलंकार सुंदर प्रयोग हुआ, यानी कि जो एक बच्चे का स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णित है। आगे बढ़ते हैं काव्यांश संख्या 5 पे। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है छटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। अब इन्होंने ये जो आखिरी रुबाई है इसमें इन्होंने क्या व्यक्त किया है, यहाँ पर ये रक्षाबंधन के पर्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा में आता है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। इस दौरान खूब बारिश होती है श्रावण मास में। तो अब ये चीज इन्होंने बताई है कि श्रावण मास में क्या रहता है, बादलों में छटा रहती है, यानी कि बादल रहते हैं और हल्की हल्की सी फुहार पड़ती है, तेज भी होती है। लेकिन जिस दिन ये रक्षाबंधन का पर्व पड़ा उस दिन क्या है, देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। अब रस की पुतली क्यों कहा गया, क्योंकि सभी लोग खुश हैं, आनंद में हैं, है ना। अब ये त्योहार ही ऐसा है कि हर कोई खुश है, तो इसीलिए ये रक्षाबंधन की सुबह जो है सभी लोग आनंदित हैं, प्रफुल्लित है, इसलिए इसे रस की पुतली कहा है शायर ने। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, और उस समय बाहर का वातावरण क्या है, आसमान में हल्की हल्की सी छटा साई, यानी कि हल्के हल्के से बादल हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। अब जो रक्षाबंधन की जो राखी होती है उसमें कुछ लच्छे ऐसे करके लटकते रहते हैं, जब राखी बांधो ना तो इस तरीके से दमकती रहती है। तो क्या बताई गई है कि जो रक्षाबंधन में राखी है उसके जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, अर्थात वो क्या हो रहे हैं, सब उसमें एक बहन का प्यार, भाई का प्यार, वो सभी कुछ परिलक्षित हो रहा है। भाई के बांधती है चमकती राखी, और एक बहन इस दिन अपने भाई के हाथों में इस राखी को बांधती है। अब देखिए इसमें क्या है प्रसंग। शायर इस रुबाई में लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करता है। शायर कहता है कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह उल्लास एवं प्रेम के प्रतीक राखी बांध रही है। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। भाषा सरल तथा सहज है, वर्णन में दृश्यात्मकता उपस्थित की गई है, रुबाई छंद का मनोहारी रूप सामने आया है, बिजली की तरह चमक में उपमा अलंकार है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल किया गया। इसमें पहला पद्यांश हमसे क्या लिया गया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में जो लोका देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फिराक गोरखपुर जी ने बोला है कि आंगन में एक माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी है
चांद का टुकड़ा यानी कि उसका बच्चा, और उसे हाथ में लूका देती है, यानी कि ऐसे हाथ में लेके जो झुलाने वाली पोजीशन होती है उसे, और रह रहकर उसे हवा में भी उछालती है। तो जब उसे हवा में उछालती है तो बच्चे की जो हंसी है वो पूरे वातावरण में गूंज जाती है। यही चीज उन्होंने बताई है। ये पूरा जो आपका ये पद्यांश है ये का जो है आपका वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है इस पे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। देखिए अभी तो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं तो आपको पता है कि चैप्टर कौन है, राइटर कौन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आता है। तो एग्जाम में हर एक चैप्टर के राइटर, चैप्टर का नेम, ये पंक्तियां किस अध्याय से हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि ये चैप्टर है फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा, तो हम इसे लगाएंगे नंबर 3। अब इसके बाद आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन, चांद के टुकड़े उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? बच्चे के लिए किया गया है ना। माँ, बच्चे, परिवार सभी, तो क्या है सही आपका बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो एक माँ के प्यार और बच्चे की खुशी का वर्णन है, माँ के वात्सल्य भाव का, मनोहर वातावरण का, चांद की सुंदरता का, या स्त्री के रूप का। तो यहाँ पर किस चीज का वर्णन है? वो है माँ के वात्सल्य रूप का, माँ किस तरीके से अपने बच्चे को प्यार कर रही है, इसका यहाँ पर एकदम चित्रण है। नेक्स्ट आते हैं, शिशु के प्रति माँ का स्नेह कैसा होता है? अब माँ का स्नेह तो दिखा दिया गया, अब शिशु के प्रति माँ का स्नेह कैसा, माँ किस तरीके से प्यार कर रही है? असरल, सहज, नैसर्गिक या कृत्रिम। तो यहाँ पर असरल यानी कि वो कंफर्टेबल भी नहीं है, बहुत ही झलझलाकर प्यार करना असहज, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक जो नेचुरल रूप होता है, कृत्रिम मतलब बनावटी। तो माँ का प्रेम कैसा है? वो है नैसर्गिक, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी कहाँ गूंज उठती है? कहाँ गूंज रही है? पूरे वातावरण में गूंज रही है। ठीक है ना, घर में, वातावरण में, आंचल में या स्वप्न में। तो कहाँ गूंज रही है? वातावरण। अब आ गए हम दूसरे पद्यांश में। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न एक ऐसा सेक्शन रहेगा जहां पर आपको टाइम बचाने का बहुत ज्यादा अच्छा अवसर मिलेगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने का। इसलिए ये दोनों काम को आप स्मार्टली करिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगाइएगा और सही करिएगा तो मार्क्स भी आपके साथ आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रहे के हवा में लोका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहां तक तो अभी हम पढ़ चुके, हमने अभी इससे पहले वाला पद्यांश यहीं तक पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं उसके आगे, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, यानी कि अब वो माँ क्या कर रही है, अपने बच्चे को निर्मल एकदम स्वच्छ जल से उसको नहला कर लेकर आई। उलझे हुए केशुओं में कंघी करती, अब बच्चे के जो केश हैं वो नहलाने से उलझ गए, तो उनमें क्या कर रही है? कॉम कर रही है, कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेकर पिन्हाती कपड़े। अब क्या होता है कि बच्चा जो है वो बहुत चंचल होता है, भागता है, तो अब माँ अगर बच्चे को कपड़ा पहनाए तो उसे स्टडी रहना जरूरी होगा, तो बच्चा तो रह नहीं पाता, तो माँ क्या करती है, अपने दोनों पैरों के बीच घुटनों में उसको दबा लेती है। अब बच्चा रुक जाता है तो फिर उस समय माँ अपने बच्चे को कपड़ा पहनाती है, तो वही है ना, घुटनियों में लेकर पिन्हाती कपड़े, इस तरीके से खड़ा करती है। और जब वो कपड़े पहना रही है, बाल बना रही है, तो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब आते हैं इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पे। पहला है, चांद का टुकड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये तो हमें पता है, चांद का टुकड़ा किसके लिए? बच्चे के लिए इस्तेमाल, छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे की हंसी का कारण क्या है? अभी हमने देखा था प्रश्न क्या, बच्चे की हंसी कहाँ गूंज रही है? तो पूरे वातावरण में। अब इस बच्चे की हंसी का कारण क्या है? चांद के समान सुंदर होना, गोद में झूला झुलाना, माँ द्वारा हंसाना, माँ द्वारा हवा में उछाल कर पकड़ना। तो लोका देने का क्या मतलब होता है? बच्चे को जो है माँ बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो सही क्या है आपका? माँ द्वारा हवा में उछाल कर पकड़ना। नेक्स्ट आते हैं, माँ बच्चे को कैसे पानी से नहलाती, किस तरीके से नहला रही है? निर्मल व छलकते जल से, गर्म व छलकते जल से, ठंडे व निर्मल जल से, या इनमें से कोई। तो कैसा जल था वो? निर्मल व छलकता जल। निर्मल मतलब क्या होता है? साफ स्वच्छ जल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, माँ बच्चे को कैसे कपड़े पहनाती है?
बड़े ही प्रेम से सूती व मुलायम बाहों में पकड़कर अपने घुटनों के बीच पकड़कर, तो घुटनियों में है, घुटनियों का मतलब क्या हो गया, अपने घुटनों के बीच पकड़कर, तो सही होगा आपका नंबर 4। बच्चा माँ को कब प्यार से देखता है, वो सिचुएशन क्या है जब वो अपने माँ को बहुत प्यार से देखता है, जब वह दूध पी रहा होता है, जब माँ उसे कपड़े पहनाती है, जब माँ उसे गोद में खिलाती है, जब माँ उसे सुलाती है। तो किस समय बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को देख रहा है, जब माँ उसे कपड़े पहनाती है, यानी कि नंबर 2। चलिए अब आ गए हम तीसरे काव्यांश पे। आप सभी को पता है कि रुबाइयां ज्यादा लंबी नहीं है, इसी के साथ जो है वहां पर आपका खत्म भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया है, बालक तो हुई चांद पर ललचाया है। दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दीपावली का समय है। अब दीपावली के समय क्या होता है, हम सभी के घर में बहुत साफ सफाई होती है, रंग रोगन होता है, सब चीजें है ना, तो वही चीज दीपावली की शाम घर पुते और सजे। दीपावली की शाम क्या है, घर पुत चुके हैं और सभी के घर बहुत सजे हुए। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, अब चीनी मिट्टी के खिलौने आते हैं ना बच्चों के लिए वो, और जगमगाते लावे, लावे सफेद सफेद होते हैं, तो वो कैसे बताए जा रहे हैं, जगमगाते से। वो रूपवती मुखड़े पर एक निर्म दमक, तो घर की जो स्त्री है उस अब क्या कहते हैं, दीपावली के शाम घर ही नहीं सजता, घर की स्त्रियां भी सजती हैं, तो वो क्या है, बहुत सजी हुई है और उसके घर जो चेहरे पर है वो बहुत अच्छी सी दमक आई है, एक चमक है, नर्म सी चमक है, और वो क्या है, दिए जला रही है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये एक परंपरा है कि दीपावली दिन जो है एक छोटा सा घरौंदा बनाया जाता है, उसमें भी जो है ये दिए वगैरह सजाए जाते हैं। तो वही चीज है कि वो जो है छोटे से बच्चे के घर में भी दिए जला रही है, अपने घर में बड़े से घर में तो जला ही रही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे के घरौंदे में भी वो दिए जला रही। अब दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर है। अब यहाँ तक तो दीपावली का वर्णन था, अब इसके बाद यहाँ से आपकी जो 4 पंक्तियां हैं ये बच्चे की जिद पर है। क्या है, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया। अब छोटा बच्चा जो अभी तक माँ के साथ खेल रहा था, याद है ना, अब क्या है, वो आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया, यानी कि वो कहते हैं ना बच्चों को अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो कैसे ठुन थोड़ा थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, जिद करते हैं, उसी तरीके से। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, तो अब क्या है, बालक जो है वो चांद पर ललचा गया। क्या कह रहा है कि अब वो जो चांद है ना वो मुझे खिलौने के रूप में चाहिए, वो बहुत सुंदर है, वो मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, अब चांद तो लाकर उसे खिलौने के रूप में दे नहीं सकती, अब बच्चे को तो चुप कराना ही कराना है, तो माँ क्या करती है, एक दर्पण यानी कि एक मिरर लेकर आती है, उस मिरर में वो अपने बच्चे को चांद दिखाती है, कहती है देख आईने में चांद उतर आया, और फिर क्या कहती है, देखो इस आईने में, ये देखो जो तुम्हें चांद खेलने के लिए चाहिए था, ये देखो तुम्हारे पास में आ गया। तो इस तरीके से वो बच्चे को बहला रही है। बच्चे कभी कभी ऐसी इम्पॉसिबल सी मांग कर देते हैं जो पूरा करना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा कुछ हमें बताना पड़ता है कि क्या कहते हैं, बच्चा उससे मान जाए। तो माँ ने भी वही किया। दिवाली के दिन घर की साज सज्जा कैसी होती है, अस्त व्यस्त होती है, साफ सुंदर पुते हुए घर होते हैं, बच्चों के लिए खिलौने घर में फैले हुए होते हैं, अस्वच्छ व गंदगी होती है। तो कैसे होते हैं घर, साफ सुंदर और पुते हुए घर होते हैं। फिर आते हैं, माँ बच्चे की जिद कैसे पूरी करती है, किस तरीके से पूरी कर रही है जिद, झूला झुलाकर, दर्पण में चांद दिखाकर, खिलौने दिलाकर या खाना खिलाकर। तो कैसे कर रही है वो, दर्पण में चांद दिखाकर। भाई बच्चा तो मान नहीं रहा है तो कैसे मनाएगी, तो उन्होंने उसे क्या किया, दर्पण में दिखाया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दिए जलाते समय बच्चे के लिए माता के चेहरे पर कैसा भाव है। अब जो ना माँ अपने बच्चे के घर में जो दिए जला रही है उस समय उसके चेहरे पर किस तरह का भाव उभर रहा है, देखिए कोमलता का, शिथिलता का, स्तब्धता का या असमंजस्यता का। तो कैसा है वो,
एकदम कोमलता का भाव है। कैसा है? कोमलता। नेक्स्ट आते हैं, दीपावली के उत्सव को आंखों के सामने साकार कौन कर देता है? किस तरीके से होता है? देखते हैं। मिट्टी के खिलौने, दीपक जलाना, घर की साज सज्जा, ये सब। अब ये सभी जो होता है ये कब होता है? दीपावली के दौरान होता है। तो घर ऐसे ही अपने आप में लगता, सही लगता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ये सभी, ये सारे दृश्य जो है वो दीपावली को हमारी आंखों के सामने साकार कर रहे हैं। माँ बच्चे के खिलौने के छोटे से घर में भी दिए क्यों जला रही है? अब क्या कारण है कि वो छोटे से बच्चे के दिए घर में भी दिए जला रही है? ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि बच्चा जिद करता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा और माँ दोनों को खुशी मिलती है, क्योंकि बच्चा उस घर को अपना घर समझता है। रीजन ये है कि देखिए, एक तो ये परंपरा के अनुसार है ही, ठीक है, अगर ऑप्शन ये आता है तो आप उसमें जरूर लगाइएगा। दूसरी चीज है, ये करने से माँ और बच्चे दोनों को खुशी मिलती है, तो हम लगाएंगे नंबर 3। अब हम आ गए अपने चौथे काव्यांश में। ये चौथा और आखिरी काव्यांश है। यहाँ पर हमारे रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रक्षाबंधन का पर्व है, सुबह रस की पुतली। रस की पुतली, रस का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि सभी बहुत खुश हैं। रस मतलब होता है आनंद। सुबह है और रस की पुतली यानी कि ये बात जो आज का दिन है ये सभी के लिए खुशी का दिन है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। अब जो है रक्षाबंधन कब होता है? सावन मास की पूर्णिमा में। और सावन कब होता है? वर्षा ऋतु में। सबसे ज्यादा वर्षा होती है सावन के महीने में। अब उस दिन पूर्णिमा वाले दिन रक्षाबंधन होता है, तो क्या है? आसमान में काले बादल छाए हुए और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। अब वो राखी जो बहन अपने भाई के हाथ में बांध रही है वो बहुत चमचमा रही है। चमकती हुई राखी बांधी जाती है ना, तो वो कैसे चमचमा रही है? जैसे बिजली चमचमाती है। भाई के है बांधती चमकती राखी। अब वही चमचमाती जो राखी है, वो लच्छे हैं, वो किसको बांध रही है? अपने भाई को। अब इस पर 5 प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या दे रहा है? प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? रक्षाबंधन का पर्व है। देखिए, प्रकृति का चित्रण करना, रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करना, सामाजिक रीतियों का चित्रण करना, संध्या के समय का वर्णन करना। तो सही क्या है? रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करना। कवि ने काव्यांश के माध्यम से क्या स्पष्ट किया है? इस काव्यांश के माध्यम से वो क्या बता रहे हैं? भाई बहन के अटूट संबंध को, सावन के महीने की फुहार को, वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य को, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें सावन का और वर्षा ऋतु का हल्का सा वर्णन है, लेकिन ज्यादातर इस माध्यम से इन्होंने भाई बहन का अटूट बंधन बताया। नंबर 3 आते हैं। कवि ने रक्षाबंधन की सुबह को कैसा बताया है? तारों से भरी रस की पुतली, कठोर और हटीली, नीरस और शांत। कैसी बताई है? रस की पुतली। कैसा बता रहे हैं वो? जैसे रस की पुतली होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। राखी को किसका प्रतीक बताया गया है? त्योहार का, प्रेम का, घृणा का, या प्रतिस्पर्धा का? तो राखी किसका प्रतीक है? प्रेम का। किसके किसके बीच? भाई और बहन के बीच प्रेम। बहन द्वारा भाई की कलाई पर कैसी राखी बांधी जा रही है? चमकती हुई, रेशम के तारों वाली, चांदी के तारों वाली, बिजली की तरह चमकते तारों वाली, या सोने की आभा वाली? तो कैसी थी? बिजली की तरह चमकते तारों वाली। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ। तो हमने अभी 4 काव्यांश किए, इस पर आधारित 5-5 प्रश्न किए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पूरे पाठ पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, चांद किस पर उतर आया है? धरती पर, तालाब पर, दर्पण में, या आंगन में? तो कहां पर उतरा था? वो तो दर्पण में उतरा था ना। बच्चे को माँ दिखा रही थी दर्पण, तो वहां दर्पण में उतरा था। नेक्स्ट है, निर्मल जल और कंघी करके में कौन सा अलंकार है? देखिए, निर्मल जल, तो यहाँ का ला और ला वर्ड के शब्द के आखिर में लाला एक जैसा हो रहा है, और कंघी का का एक जैसा। तो यहाँ पर दोनों में आप क्या देख रहे हैं? एक ही वर्ण आया। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। सही क्या है? राखी के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? राखी के लच्छे।
नेक्स्ट आती है राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं, तो बिजली की तरह चमक रहे थे, रोशनी की तरह, बिजली की तरह, दिए की तरह, बादलों की तरह। तो सही क्या है, बिजली की तरह चमक रहे थे। माँ दीपावली की शाम को घर के अलावा और कहाँ दिए जला रही है, बच्चे के घरौंदे में, ठीक है ना, बच्चे के झूले में, बच्चे के आंगन में, बच्चे के घरौंदे में या बच्चे के बगीचे में। तो सही क्या है, बच्चे के घरौंदे में। हल्की हल्की में कौन सा अलंकार है, अब देखिए हल्की हल्की एक ही शब्द है, 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द को पुनः इस्तेमाल किया गया। बच्चा किस जिद पर मचल रहा है, कौन सी जिद है, उसे चांद चाहिए खिलौने के रूप में। बच्चा खेल खेलना चाहता है, बच्चे को आसमान पर चांद चाहिए, बच्चे की चीनी मिट्टी के खिलौने चाहिए, बच्चा झूला झूलना चाहता है। तो कौन सी जिद है, बच्चे को आसमान का चांद चाहिए। दीपावली पर लोग क्या करते हैं, घरों को रंगते हैं, घरों को सजाते हैं, घरों को में दीपक जलाते हैं, उपरोक्त सभी। तो दीपावली में ये सारे काम किए जाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आती है रुबाइयां में किस रस का प्रयोग किया गया। अब पूरी रुबाइयां जो हम देख रहे हैं इसमें किस रस का प्रयोग है, करुण रस, शांति रस, वात्सल्य रस या श्रृंगार रस। तो इसमें ज्यादातर वात्सल्य रस का इस्तेमाल है, जहां स्टार्टिंग में बच्चे को माँ द्वारा खिलाना है, नहलाना है, उसी के बाद बच्चे का जिद करना है। फिर दीपावली के त्योहार में भी बच्चे के घर में दीपक जलाने वाली बात हो या रक्षाबंधन का पर्व हो, सभी जगह जो है वो वात्सल्य रस छलक रहा है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, भावपूर्ण शैली, वर्णात्मक शैली, बिंबात्मक शैली या चित्रात्मक शैली। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता है, ठीक है, फीलिंग्स की जो है उनकी प्रधानता दी जा रही है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, भावपूर्ण। ठीक, तो शुरू करते हैं सबसे प्रश्न संख्या 1 से। क्या दिया गया है, रक्षाबंधन और सावन का क्या संबंध है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक ये बंधन, ये त्योहार जो है सावन मास की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। सावन महीना होता है जो बरसात का महीना होता है, बहुत हैवी रेनफॉल होता है इस महीने में, और जब इसकी पूर्णिमा आती है तो उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने में आता है। उस समय हर वक्त आकाश में काले घने बादल छाए रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि सावन का महीना क्या होता है, घंघोर वर्षा का होता है। तो वर्षा होने के लिए क्या होगा, आसमान में काले बादलों का होना, और बिजली भी चमकती रहती है। रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। क्यों, क्योंकि भाई ये त्योहार ही ऐसा है, मिठास भी है, और साथ ही साथ चूंकि सावन का महीना है, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और सावन के महीने में चमकने वाली राखी जो है, यानी कि बिजली जो है वो राखी जैसे चमकती है, उसी तरीके से इसको कंपेयर भी किया है हमारे ये कवि ने। रक्षाबंधन के दिन सुबह के समय आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, और जिस तरह उन बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक उसी तरह राखी के लच्छे भी चमक रहे हैं। यानी कि जो राखी बांधी जाती है ना, उसमें बहुत देखिए स्पार्कल सा होता है, चमकने वाले लच्छे होते हैं, वो चमक रहे हैं, और बहन बड़े प्यार से उस चमकती राखी को अपने भाई की कलाई पर बांध रही। तो इस सुहावने मौसम में, मौसम के साथ ही बिजली को, राखी की चमक और पूरे मौसम को इस त्योहार की मिठास के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से उभरने वाले वात्सल्य के किन्हीं 2 चित्रों को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। वात्सल्य, वात्सल्य एक रस होता है जहां पर बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति प्रेम व्यक्त होता है, जहां पर भी वहां कहीं वात्सल्य रस होता है। अब रुबाइयों में आप देख रहे हैं कि आंगन में एक माँ अपने बच्चे को लोका दे रही है, यानी कि झूला झुला रही है, तो यहाँ पर भी वात्सल्य है। माँ जब अपने बच्चे को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, तो वहां पर भी वात्सल्य है। बच्चा जब चांद के लिए जिद करता है तो माँ उसे आईना दिखाती है, बहलाती है, तो वहां पे भी वात्सल्य है। तो इन सभी जगह एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए उभरा है। तो यहाँ सभी जगह आपको सिर्फ 2 जगह चित्रित करना है। क्या दिया गया है, दिवाली की शाम को घर स्वच्छ तथा पवित्र बनाया गया है।
घर को खूब सजा दिया गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। उस रूपवती के चेहरे पर एक आभा है। वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है, उसमें दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है। बच्चे प्रसन्नता से माँ का चेहरा गर्व से फूल उठता है। तो देखिए यहाँ पर जो दो चित्र दिए गए, पहला चित्र क्या था कि माँ किस तरीके से दीप जला रही है, तो वो भी माँ का क्या है, प्यार दिखा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें वहां पर, तो क्या है, वो अपने बच्चा भी जो है वो गर्व से फूल रहा है, तो बच्चे का भी माँ के प्रति प्रेम है। तो ये दोनों ही जगह वात्सल्य रस आ रहा है। बच्चा माँ से कैसे जिद करता है और माँ कैसे उसकी जिद को पूरा करती है। बच्चा क्या जिद कर रहा है, उसने चांद को देख लिया है, वो चांद को खिलौने के रूप में लेना चाहता है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे की जिद को शांत करने के लिए माँ क्या करती है, वो उसे दर्पण में जो है वो चांद दिखा देती है कि वो देखो, लो तुम्हारे लिए चांद आ गया, अब तुम खेलो इससे। तो इस तरीके से बच्चा भी शांत हो जाता है। बच्चे का मन चांद को देखकर ललचाया हुआ है और वह उस आकाश के चांद को पाने की जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ बच्चे को एक आईना पकड़ा देती है और फिर उस दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बच्चे को समझा देती है कि देखो, आकाश का चांद शीशे में उतर आया है। कहने का आशय यह है कि एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए उसकी हर जिद को किसी न किसी तरह पूरा करती है। तो चूंकि बच्चा है, अब वो चीजों को तो नहीं समझता, लेकिन बड़े तो समझते हैं। जो चीजें पॉसिबल हैं उनको किया जा सकता है, जो इम्पॉसिबल हैं उन्हें दूसरे वे से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो माँ ने वही तरीका निकाला बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए। रुबाइयों का शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। अब देखिए, अगर हम सावन में चमकती हुई बिजली को देखें तो वो हमारे अंदर कहीं ना जोश और उमंग को पैदा करती है। उसी तरीके से जो राखी के लच्छे होते हैं वो भी प्यार का प्रतीक होते हैं, वो भी जोश और उमंग को ही दर्शाते हैं। देखिए इसमें शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह मानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है। वह बच्ची रस की पुतली है। रस की पुतली, रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है आनंद। अब किसी भी भाई के लिए अपनी बहन जो है वो खुशी का ही प्रतीक रहेगी, प्रेम का प्रतीक रहेगी, इसीलिए उसे रस की पुतली कहा गया है। उसकी उमंग और चपलता देखते बनती है, यानी कि वो बहुत एक्साइटेड है अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए। थोड़ा चंचल है, यानी कि नॉटी है, जैसे बच्चे होते हैं। उसके हाथों में जो राखी है उसके लच्छे में एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे रही है। अब क्यों दे रही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, आपकी बिजली होती है वो भी चंचल होती है, उसमें भी उमंग भरी होती है। तो राखी इस त्योहार पर बहन की चंचलता और उमंग उस चमकती हुई बिजली के समान है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान के काले काले बादलों की छटा को दर्शा रहा है। ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथों में रखी राखी की में बिजली की चमक पैदा करते हैं। तो कैसे बिजली को राखी के लच्छों के साथ कंपेयर कर दिया है, क्योंकि उससे भी उमंग और जोश और प्रेम ही झलक रहा है। दीपावली में माँ बच्चे की खुशी का ख्याल कैसे रखती है। अब ये एक परंपरा है कि दीपावली दिन एक छोटा सा घरौंदा है, उसे बनाया जाता है, सजाया जाता है, उसमें दीपक जलाए जाते हैं। ये एक परंपरा होती है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए माँ भी जो है उस छोटे से बच्चे के घरौंदे पर दिया जलाती है, जिससे बच्चा भी प्रसन्न होता है, परंपरा का निर्वाह भी होता है। और माँ और बच्चे का एक बाउंडिंग भी जो है वो भी स्ट्रांग होती है। दीपावली की शाम को अपने साफ सुथरे वो पुताई किए हुए या रंग रोगन किए हुए सुंदर सजे घर में माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी बने खिलौने व जगमगाते हुए दिए लेकर आती है, क्योंकि जैसे वो पूरे घर को सजा रही है वैसे उसके लिए उसके बच्चे का घरौंदा भी बहुत जरूरी है। तो उसे भी सजाया है, संवारा है और उसमें रखने के लिए छोटे छोटे चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आई है। शाम को जब वह अपने पूरे घर में दिए जलाती है तो कुछ दिए बच्चे के द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर में भी जला देती है। और यह सब करते हुए माँ का सुंदर चेहरा कोमलता व ममता की चमक से दमक उठता है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए ये चीज कर रही है तो वो उसके चेहरे पर स्वतः ही झलक जाता है। कहने का आशय है कि जब माँ अपने बच्चे के छोटे से घर में दिए जलाती है तो उसके सुंदर मुंह पर चमक आ जाती है, वो भी बहुत खुश होती है।
बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा कब गूंजती है? जब माँ बच्चे को आंगन में लेकर लोका देती है, यानी कि जब हवा में उसे उछालती है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है और खूब खिलखिलाकर हंसता है और आज पूरे वातावरण में उसकी हंसी गूंज उठती है। जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा गूंजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित हो जाता है। आप देखेंगे ऐसे भी बच्चे, जब उनको आप हवा में उछालो ना, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो बहुत अच्छा भी लगता है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया है? माँ द्वारा बच्चे को नहलाने का वर्णन कीजिए। माँ हल्के से गुनगुने स्वच्छ साफ पानी में वो अपने बच्चे को नहलाती है ना, नहला रही है ना, तो वो आराम से उनको साफ भी कर रही है, प्यार भी करती जा रही है, सब तरीके से। माँ अपने बच्चे को हिलाते डुलाते साफ सुथरे पानी में नहलाती है। नहाने से उसके अस्त व्यस्त हुए बालों को कंघी कर धीरे धीरे प्यार से सुलझाती और संवारती। बच्चे के प्यार देखो, घुंघराले घुंघराले छोटे छोटे से बाल होते हैं, अब उनमें कंघी अटकने का भी बहुत डर रहता है, तो बहुत ध्यान से करती ताकि बच्चे को लगे नहीं और वो रोए नहीं। और जब माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों के बीच पकड़कर कपड़े पहनाती है तो बच्चा कितने ही प्यार से माँ के चेहरे को देखता है। अब बच्चा होता है चंचल, उसे खड़ा करना, एक जगह रखना बहुत मुश्किल होता है, तो माँ दोनों पैरों के बीच बच्चे को पकड़ लेती है और फिर उसके बाद क्या करती है, उसे कपड़े पहनाती है। तो कहने का सीधा सीधा आशय क्या है कि जिस तरीके से प्यार से बच्चा अपनी माँ की तरफ निहारता है, उन्हें हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उस निहारने में या देखने में इतना प्यार, इतना विश्वास होता है कि उसे हम कोई शब्द नहीं दे सकते, है ना। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार कर रही है? वो घुटनों में उसको दबाकर जो है कपड़े पहना रही है, बाल संवार रही है, अच्छे से नहलाया हुआ है ताकि वो देखने में अच्छा लगे, है ना। माँ बच्चे को छलकते हुए निर्मल स्वच्छ पानी से नहलाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। ये सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताजा महसूस करता है और उसकी माँ को प्यार से देखता है। तो बच्चा भी क्या होता है ना, आप लोग बोलोगे उसको फिजिकली ज्यादा वर्क नहीं होता तो वो स्ट्रेसफुल नहीं रहता, थकता नहीं, तो ऐसा नहीं है। बच्चा भी अपनी एक्टिविटीज में काफी थक जाता है, तो उसको वो जो ताजे पानी से नहाता है तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। माँ अपने बच्चे को किस तरह प्यार दुलार करती है? अब इसमें देखिए, इसमें कई तरीके से है। बच्चे को आंगन में लेकर खेल रही है, दुलरा रही है, नहला रही है, तो माँ और बच्चे के बीच जो भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे प्यार हो, चाहे उसको तैयार करना हो, खाना खिलाना हो, सभी में वो सब प्यार झलकता है। माँ अपने बच्चे अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी है। कहीं वह माँ अपने बच्चे को अपने हाथों में झूला झुलाती है, तो कहीं उसे प्यार से गोद में भर लेती है। कभी कभी वह माँ उस बच्चे को हवा में उछाल भी लेती है। माँ की इस प्यार दुलार भरे खेल से बच्चा भी बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है। उस छोटे से बच्चे की हंसी से वह पूरा घर और घर का आंगन गूंज उठता है। तो बच्चा कितना खुश है, कितना ये सारी चीजें वो महसूस कर रहा है, ये उसकी हंसी उसे बता देती है। फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार करिए। अब हम लोगों ने ये सारी रुबाइयां किसकी लिखी हुई पढ़ी हैं? फिराक गोरखपुरी की। अब इनकी भाषा में आप देखेंगे कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। अलग अलग शायरियां हैं, उनको जो है बद्ध किया है इसमें, लेकिन इसमें उन्होंने उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल किया है, हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल है और इन सभी को बहुत अच्छे से पिरोआ है ना। फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर है, रुबाइयां भी उन्होंने लिखी हैं। इन सब के लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं है, मतलब हमें सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। आप देख रहे, आपने रुबाइयां पढ़ी हैं, कितनी आसानी से हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं, लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते। मतलब हमें लगता है कि ये शब्द यहाँ पर आया है तो क्या ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस शब्द का अर्थ हम समझ नहीं पाते। हम पूरी तरीके से उस शब्द के अर्थ को समझ पा रहे हैं। रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि यानी शायर ने किस प्रकार किया है? अब रक्षाबंधन कब हो रहा है? सावन मास की पूर्णिमा पर हो रहा है।
तो उस समय आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बहन बहुत खुश है, भाई बहुत खुश है। बहन जो है वो पूजा की थाली को तैयार करती है, उसमें राखी रखती है और उस चमकती हुई राखी के साथ अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं तो एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है। वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है, बहुत एक्साइटेड है और उस एक्साइटमेंट के साथ क्या है, वो राखी लेकर खड़ी है कि अपने भाई को वो बांध दे। राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है। अब बिजली सी चमक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दो चीजें, एक तो राखी का इतना सुंदर होना दर्शाया है, दूसरा उस वातावरण के उमंग को भी दर्शाया है उस चमकती बिजली के माध्यम से। ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर भी, क्योंकि वैसी ही चमक बिजली जैसी चमक बच्ची के चेहरे पे तात्पर्य क्या है कि वो भी बहुत उमंग से भरी है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि वो जल्दी से जल्दी उस राखी के पर्व का जो मेन काम है अपने भाई को राखी बांधने का वो करे। गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। अब उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कई अलंकारों को प्रस्तुत किया, जैसे लोका देना, ये है, फिर उसके बाद रस भरी पुतली, तो ऐसे कई चीजों का इस्तेमाल किया है ना। फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, इसीलिए उनकी रुबाइयों और गजलों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ नहीं लगता, क्योंकि वो माना कि एक शायर है, उर्दू भाषा में मेनली लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुहावरे, लोकोक्तियों का खुलकर इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती भरा है। वे भावों और प्रसंगों के अनुकूल इनमें आए हैं, जहां कहीं जरूरत है वहां इस्तेमाल किए गए हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का इस्तेमाल किया है। फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब साफ सुथरा घर, लिपाई पुताई होना, तो ये सभी क्या है, घरेलू चीजों को बताता है कि घर के नजदीक ये सारी चीज है ना। दीपावली की शाम घर का आंगन साफ सुथरा और सजा सवरा, तो ये क्या है, अब साफ सुथरा होना, सजा सवरा होना क्या होता है, वो घरेलू चीज को ही दर्शा रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उसके बनाए घरौंदों में दिया भी जलाती है। अब घर के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाना, दिए जलाना, ये भी हमारे घरेलू कार्यों में ही शुमार होता है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता और वात्सल्य के जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनकर कविता में दिखते हैं। तो मतलब ऐसे बिंब जो वास्तविक तौर पर हम लोग अपने घरों में, अपने घर की स्त्रियों को में देखते हैं, आप अपनी मम्मी में, बहन के में, ये सारी चीजें देखते हैं, तो वो क्या है, हमारे आसपास की चीजें ही हमें साफ तौर से स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताएं। अब कला पक्ष का मतलब क्या होता है, जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं ना, तो जब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। कला पक्ष में ये देखा जाता है कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया है, किस तरह की शब्दावली ली है, अलंकार क्या है, रस क्या है, ये सारी चीज। गोरखपुरी की रुबाइयां कला पक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ी है। भाषा सहज, सरल और प्रभावी है, क्योंकि हमने रुबाइयां जब पढ़ी ना तो हमें सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आई। भावानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो बात कवि कहना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे भाव पूरी तरह समझ में आ रहा है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। उर्दू शब्दावली के साथ शायर ने देशज संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग भी स्वाभाविक ढंग से किया है। हमने कहा ना, जो प्रादेशिक भाषाएं होती है जिसमें लोका, पिनहाती, पुते, लावे आदि शब्दों का प्रयोग क्या है, ये प्रादेशिक हिंदी भाषा है, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को लिया है। प्रयोग से रुबाइयां अधिक प्रभावी जान पड़ती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें कुछ टफ है, क्योंकि हम इन जो देशज संस्कृत शब्द या प्रादेशिक भाषा के जो शब्द लिए हैं इसकी वजह से ये रुबाइयां हमारे बहुत करीब जान पड़ती। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता स्पष्ट कीजिए। अब क्या होता है, गगन में तो एक ही चांद है और हम सबको वो बहुत ही सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। वैसे ही एक माँ के लिए उसका बच्चा भी उसी चांद के तरह होता है, अकेला,
बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, दिल के बहुत अजीज, है ना। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है। जैसे चंद्रमा सुंदर होता है, आकर्षक होता है, उसी तरीके से वो भी लग रहा है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठता है। लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही चांद है। इसीलिए माँ ने बच्चे को आईना दिखाकर कहा है, ले देख चांद आ गया, है ना। तो क्यों है? क्योंकि आईने में भी बच्चे का रिफ्लेक्शन दिखेगा, चांद भी दिखेगा, दोनों चीजें दिखेंगी। तो अब माँ के लिए चांद क्या है? उसका बच्चा, तो वो आईने में दिख रहा है। अब बच्चे ने तो चांद की जिद करी है, उसे वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पर उन दोनों ही चीजों को सिमिलर करते हुए इसीलिए आईने को सामने रखा गया। तो ये था हमारी फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयां, जिनके हमने कराए आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि रुबाइयां अगर हमने अच्छे से समझ लिए तो वो सारी चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। ये दोनों ही कविताओं के हम करेंगे प्रश्न, लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन तब तक फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।